इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं पाठ 8 विषय विज्ञान चैप्टर का हमारा नाम है गति यानी मोशन। तो इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है उसमें आपका जो चैप्टर है वह एंड हो जाएगा। तो पार्ट 2 वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कोई भी वस्तु 2 स्टेट्स में हो सकता है, चाहे वह विराम में हो सकता है चाहे वह गति में। तो सबसे पहले देख लेते हैं विराम क्या होता है। तो विराम, यदि एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो चलिए इसको उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 11 बजे इस हाउस से गुजरे और 11:20 पर आपने आकर देखा कि यह हाउस यहीं का यहीं है, तो आप कहेंगे कि वस्तु मतलब हाउस विराम अवस्था में है। तो चलिए अब देख लेते हैं गति के बारे में। तो गति, यदि एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। तो चलिए इसको भी उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए यह लड़का 12 बजे यहाँ पर है और 12:01 पर तो यह लड़का यहाँ से यहाँ आ गया। तो अभी आपने देखा कि यह लड़का 12 बजे यहाँ पर था और 12:01 पर यह यहाँ आ गया। तो आप कहेंगे कि यह लड़का गति में है। तो गति के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है हमारा रैखिक गति, और दूसरा है वृत्तीय गति, और तीसरा है दोलनीय गति। तो हमें एनसीईआरटी में बस रैखिक गति के ही बारे में पढ़ना है, और इन सभी गति के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो रैखिक गति क्या होती है? जब हमारी वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो उसे हम रैखिक गति कहते हैं। उदाहरण के लिए यह लड़का सीधा एकदम गति कर रहा है तो इसे हम कहेंगे रैखिक गति। अब देखते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होती है? जब हमारी वस्तु वृत्तीय रेखा पर गति करे तो हम उसे कहते हैं वृत्तीय गति। अब देखते हैं दोलनीय गति क्या होती है। दोलनीय गति, तो दोलनीय गति एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे नीचे ऊपर घूमती है तो उसे हम दोलनीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक झूला, तो झूला एक बिंदु के नीचे ऊपर घूमता है। विराम और गति के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम देखेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो भौतिक राशि वह भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है। तो भौतिक राशि वह भौतिक गुण है जिसे हम माप सकते हैं, और यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अदिश राशि और दूसरा है हमारा सदिश राशि। तो चलिए सबसे पहले अदिश राशि के बारे में देख लेते हैं। तो अदिश राशि, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो परिमाण आपका वजन हो सकता है। जैसे आपका वजन है 30 kg, तो यह आपका परिमाण हो जाएगा। तो परिमाण का मतलब है हमारी वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू। तो इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, तो उदाहरण है हमारा दूरी, चाल, ये सभी हमारी अदिश राशि हैं। तो अब देखते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि, जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर परिमाण दिया गया है हमारा 48 किलोमीटर, और उसमें हम दिशा को जोड़ देंगे तो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे वेग, विस्थापन, ये भी सदिश राशि है। तो गति के इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे गति के भौतिक राशियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जिन भी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे उसको चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद चाल, उसके बाद वेग, और इन चारों भौतिक राशियों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जिस भी भौतिक राशियों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो उस वीडियो में हम एक समान तथा असमान गति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद त्वरण के बारे में और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारी भौतिक राशियाँ हैं उनको ग्राफ पर कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में। और उसके बाद गति के समीकरण। तो गति का समीकरण यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूरी क्या होती है। वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है।
तो दूरी एक अदिश राशि है, मतलब दूरी में केवल परिमाण होता है। और सेकंड पॉइंट है, यह हमेशा धनात्मक और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब गतिमान वस्तु के लिए दूरी धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती है। यहाँ पर हमें थर्ड पॉइंट दिया गया है, इसका एसआई मात्रक मीटर है, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं और भी यूनिट में माप सकते हैं, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो चलिए दूरी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो कोई भी वस्तु मान लीजिए ए पॉइंट से चला डी पॉइंट तक, तो उसने कितनी दूरी तय की। तो सिंपल सी बात है, जिस रास्ते पर वह चला उस रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो 0 से डी पॉइंट पर गया तो उसने कितनी दूरी तय की। तो इस रास्ते की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, तो उसने 100 मीटर दूरी तय की। तो एक और कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए वह एक वस्तु ए पॉइंट से चला डी पॉइंट तक और वापस मुड़कर सी पॉइंट पर आ गया, तो उसकी पोजीशन हो गई सी। तो उसने कितनी दूरी तय की। तो ए पॉइंट से चला डी पॉइंट तक, तो उसने 100 मीटर दूरी तय की और डी पॉइंट से मुड़कर सी पॉइंट पर आ गया, तो 10, 20, 30, 40। तो 100 में 40 प्लस करेंगे तो 140 मीटर हो जाएगा। तो उसने 140 मीटर डिस्टेंस तय की। तो विस्थापन क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम पथ को विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रारंभिक स्थिति जहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट करती है उसे हम प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, और अंतिम स्थिति जहाँ पर वस्तु जाकर रुक जाती है उसे हम अंतिम स्थिति कहते हैं। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा, यह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। तो धनात्मक किस कंडीशन में होगा और ऋणात्मक किस कंडीशन में होगा और जीरो किस कंडीशन में होगा, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो थर्ड पॉइंट है इसमें, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो विस्थापन को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो जो दूरी होता है और विस्थापन उसका एसआई मात्रक सेम होता है। तो धनात्मक विस्थापन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु ए पॉइंट से चलती है और डी पॉइंट पर आती है और डी पॉइंट से यू टर्न होकर सी पॉइंट पर जाती है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति ए हो जाएगी और अंतिम स्थिति सी हो जाएगी। तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का रास्ता, तो ए और सी के बीच कितनी दूरी है, 60। विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसमें हमको दिशा भी ऐड करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक स्थिति के किस साइड में यह है, तो ए होता है पूर्व, ए होता है पश्चिम, ए होता है उत्तर और ए होता है दक्षिण। तो प्रारंभिक स्थिति के पूर्व में है, तो इसमें हम पूर्व ऐड कर देंगे, तो 60 मीटर हो जाएगा हमारा विस्थापन। तो अब हम देखते हैं कि हमारा विस्थापन शून्य कब होगा। मान लीजिए कोई वस्तु ए पॉइंट से चलती है और डी पॉइंट पर आकर रुकती है और डी पॉइंट से यू टर्न होकर ए पॉइंट पर जाती है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी ए हो जाएगी और अंतिम स्थिति भी ए हो जाएगी। तब हमारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो हमेशा विस्थापन को हम कैसे मेजर करेंगे, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जितनी भी दूरी रहेगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। दूरी तथा विस्थापन को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे दूरी तथा विस्थापन के बीच अंतर। तो इस तरफ हमें दूरी दिया गया है और इस तरफ विस्थापन। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो दूरी क्या होती है, वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो वस्तु है जिस भी रास्ते पर चलेगी उसकी लंबाई को ही हम दूरी कहेंगे। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम पथ को विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक
स्थिति जहाँ से वस्तु चलती है और अंतिम स्थिति जहाँ वस्तु रुकती है के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसे हम विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारा, यह एक अदिश राशि है, मतलब दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और विस्थापन में हमें दिया गया है यह एक सदिश राशि है, मतलब विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और थर्ड पॉइंट है, यह हमेशा धनात्मक और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूरी गतिमान वस्तु के लिए हमेशा धनात्मक और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और विस्थापन में हमें पॉइंट दिया गया है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन को पढ़ने के बाद नेक्स्ट भौतिक राशियाँ आती हैं, चाल और वेग। तो इन दोनों को एक ही पेज पर समझ लेते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर भी हमें मालूम हो जाएगा। तो चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो एकांक का यहाँ पर मतलब है 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो अगर आपको चाल ज्ञात करना होगा तो यह आप सूत्र लगा सकते हैं। तो चाल इक्वल टू दूरी अपन समय। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं हमको, तो इनको भी देख लेते हैं। तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है चाल में केवल परिमाण होता है। और सेकंड है, यह हमेशा धनात्मक होता है। तो चाल हमेशा धनात्मक होता है। और चाल की SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं दूरी की SI मात्रक क्या होती है, मीटर, और समय की SI मात्रक होता है सेकंड। तो चाल की SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं वेग क्या होता है। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो अगर आपको वेग ज्ञात करना होगा तो यह आप सूत्र लगा सकते हैं। तो वेग इक्वल टू विस्थापन अपान समय। तो इसमें हमें पहला पॉइंट दिया गया है, यह चाल के साथ दिशा होती है। तो चाल के साथ तब हमें दिशा भी दी होती है, तो उसे हम वेग कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब है इस वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। तो जो वेग है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं औसत चाल। तो अगर आपको औसत चाल ज्ञात करना होगा तो यह वाला फार्मूला अप्लाई होगा। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। तो जितना भी समय रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जितना भी समय रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत चाल आ जाएगा। तो अब देखते हैं औसत वेग क्या होता है। तो अगर आपको औसत वेग ज्ञात करना होगा तो जो प्रारंभिक वेग होगा और जो अंतिम होगा उसको प्लस कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत वेग आ जाएगा।